नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सृजन सुभाष है। ऑफिशियल स्टडी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नेटो और वार्सो पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए, क्या केवल 2 ही पैक्ट साइन किए गए थे या और भी थे, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्लास 12th के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप देखिए, बिल्कुल देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार है। अगर आप नहीं भी हैं तो भी देखिए, क्योंकि नॉलेज पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया 2 खेमों में बट गई, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब 2 महाशक्तियाँ आई तो कुछ कंट्रीज़ इनके साइड गई होगी और कुछ कंट्रीज़ इनके साइड गई होगी। और ये जो कंट्रीज़ थी, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी, ये एक बार इस कंट्री में इसके साथ चली गई तो ज़्यादातर टाइम इन्हीं के साथ रहती थी ताकि इसका असर इन पे कम हो जाए। क्योंकि जाहिर सा बात है, जब आप किसी एक के साइड जाएंगे तो दूसरा नहीं चाहेगा कि आप उसके साइड चिपके, तो और वो अपना इन्फ्लुएंस आप पे डालना चाहेगा, तो ये और ज़्यादा फिर करीब हो जाती थी दूसरे कंट्री के। ऐसा चल रहा था। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात था वो था कि जो बड़ी कंट्रीज़ थी, यूएसए और यूएसएसआर जैसी, ये इकोनॉमिक एड देती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मार्शल प्लान लाया गया यूएसए के द्वारा, मॉल्टो प्लान लाया गया यूएसएसआर के द्वारा। ये दोनों ही कंट्रीज, ये दोनों ही जो प्लान थे, ये इसलिए लाए गए थे ताकि जो कंट्रीज़ थी ये दूसरे ब्लॉक में ना चल जाए और इनको प्रॉपर एड मिल सके, पैसा मिल सके, और फिर वेपन्स भी दिए जाते थे। सपोज दैट अगर कोई कंट्री एलाय है यूएसए का, तो यूएसए उसको अच्छे अच्छे वेपन सेल करेगा, वहीं अगर वो यूएसए के अगेंस्ट है तो यूएसए उसको वेपन सेल नहीं करेगा। तो ये जो सिस्टम था, ये क्या किया, दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देने का खतरा को बहुत ज़्यादा जन्म दे दिया। और ये स्टार्ट हुआ यूरोप से। यूरोप वॉज द हब ऑफ दिस। जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ थी वो चल गई यूएसएसआर की तरफ, और जो वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ थी वो चल गई यूएसए की तरफ। फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन और ये सारी कंट्रीज़ जो थी ये चल गई यूएसए की तरफ। तो इनको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ईस्टर्न साइड जो थी वो एक साइड बट गई और जो वेस्टर्न साइड थी वो एक साइड बट गई। ना कहानी अब तो यहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी ये स्टार्ट होती है कि अब ये दोनों कंट्रीज ट्राई करेंगे कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस को काउंटर करें और जो भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है इसको काटें। तो 1949 में पहला स्टेप लिया यूएसए ने। क्या कहा कि हम मिल करके नेटो फॉर्म करते हैं। ठीक है, चूँकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री थी तो ज़बरदस्ती तो कहीं पर आर्मी भेज नहीं सकती थी। अगर ये भेजती तो इनके ही रूल का खिलाफ हो जाता, और ख़ास करके यूरोप में, क्योंकि यूरोप से इनके बहुत सारे डीप इंटरेस्ट थे। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कहीं आर्मी नहीं भेजी, पर चूंकि यूरोप से बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट थे इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो 12 कंट्रीज़ ने मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया, इसका नाम था नेटो, और इसका चीफ वाक्य क्या था? अटैक ऑन एनी ऑफ देम विल बी अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी एक पे भी अटैक होगा तो इन सारे कंट्रीज़ पे अटैक होगा, ये लोग ऐसा मानते थे। ठीक है, अगर ग्रीस पे अटैक होता है तो सारे कंट्रीज़ मिलकर रिटेलिएट करेंगे। तो इसके अब आप पूछेंगे कि इसके जवाब में यूएसएसआर ने क्या किया। यूएसएसआर इस समय 1949 में बिजी था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट करने में, यानी कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने में, और इस समय ये न्यूक्लियर पावर भी बन गया और एंड कर दिया यूएस के हेजेमनी को ऑन द न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो यूएसएसआर उस समय इतना इंटरेस्टेड नहीं था कोई पैक्ट साइन करने में। पर देखिए 1955 में क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1945 में जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा गया अमेरिका के साइड, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस और चौथा सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने ये कहा कि हम इस हिस्से को यूज़ करेंगे अपने जो युद्ध की क्षति हुई है हमको उसका पैसा को वापस रिट्रीव करने में, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया, ये लोग बोले, अमेरिका ने बोला कि चलो हम लोग मिलकर के जर्मनी को फिर से पहले की तरह प्रॉस्पेरस बनाते हैं और ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग किसको, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। ऐसा नहीं था कि अमेरिका बहुत दयालु था, नहीं, बल्कि इसका एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था कि यहाँ पर हम एक बैरियर बना देंगे और ये काउंटर करेगा किसको, यूएसएसआर को। सो उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी को मिलिट्री पावर दे दी गई जो उससे पहले छीन ली गई थी, और ये बन गया वेस्ट जर्मनी, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का था, और जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था ये था, बन गया वेस्ट जर्मनी। तो जो कंट्रीज़
देखिए मैप ऐसा नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो कंट्री यहाँ पर थी जर्मनी के साइड में, इनको डर लगा कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद भी जर्मनी से पावर छीन ली गई थी, पर वो एमर्ज हुआ और सुपर पावर भी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। ब्रिटेन भी नहीं टिक पा रहा था, फ्रांस भी टिक नहीं पा रहा था, पर और जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उसको जर्मनी तो ऐसे ही हथिया ले रहा था। पोलैंड में ऐसे ही घुस गया, ठीक है, फ्रांस का बहुत सारे एरिया ऐसे ही कैप्चर कर ली। तो ये सारी कंट्रीज बोली कि देखो भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिल जाते हैं। अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और जो पार्ट था ईस्ट जर्मनी का, ये बोला कि हम लोग चलो मिल जाते हैं, मिल करके ये चीज़ वादा करते हैं कि अगर हम में से किसी पर भी अगर भविष्य में जर्मनी से अटैक हुआ तो हम लोग मिल करके रिटेलिएट करेंगे। तो यूएसएसआर ने क्या देखा कि देखो ये तो बड़ा मज़ेदार है, ये सब खुद ही सामने आपस में आ गए, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए हम लोग नेटो को काउंटर करने के लिए, कि नेटो भी एक तरह से सरदर्द बन रहा था यूएसएसआर के लिए। तो यूएसएसआर का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो स्पेसिफिक कोई पैक्ट बनाए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर एरिया जो ईस्टर्न यूरोप में थे वहाँ पर यूएसएसआर का मिलिट्री प्रेजेंस था। वो चाहता तो मिलिट्रीली ज़बरदस्ती भी जो बात मनवाना चाहता वो मनवा लेता, और बहुत सारे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहले से ही यूएसएसआर ने इंस्टॉल कर लिए। यहीं पर यूएसएसआर नहीं रुका, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब 1945 में युद्ध खत्म हुआ और जो रेड आर्मी थी यूएसएसआर की, वो जर्मनी की आर्मी को खदेड़ते हुए जर्मनी तक ले गई, और फिर अपनी आर्मी को पोलैंड वगैरह वगैरह जो ईस्टर्न कंट्रीज थे इससे हटाया ही नहीं। यहाँ पर हमेशा अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए इन्होंने आर्मी का सपोर्ट दिया और यहाँ पर कम्युनिस्ट रिजाइम को इंस्टॉल कर दिया, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बैठा दिया। तो इस तरीके से भी यूएसएसआर ने अपना एक तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ाया। फिर दूसरा, जो कंट्रीज उस समय कम्युनिस्ट बन रही थी, जैसे कि चाइना, 1949 में माओ जेडोंग ने चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी, और जो कंट्रीज कम्युनिस्ट नहीं भी थी जैसे कि इराक, पर वो नॉन डेमोक्रेटिक थी, तो उसका भी सपोर्ट फिर यूएसएसआर ने करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके कुछ एरियाज जैसे कि चाइनीज़ रीजन और फिर साउथ ईस्ट एशियन रीजन और फिर मिडिल ईस्ट रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। अब इसके रिस्पॉन्स में यूएसए ने क्या किया, 2 ट्रीटी साइन की, एक का नाम था सीटो और दूसरा का नाम था सेंटो। सीटो कहे तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी, और सेंटो यानी कि कुछ सेंट्रल कंट्री यानी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी। ये मैं आपको मैप से मैं दिखा देता हूँ। ये है, इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है या फिर सेटो भी कहा जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें पाकिस्तान है। देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप गलत दिया हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ये सोर्स विकीपीडिया का है, विकीमीडिया का है, ठीक है। तो खैर उसको अभी इग्नोर करते हैं। देखिए जो कंट्रीज़ थी वो थी पाकिस्तान, यहाँ पर है आपका ईरान, इराक, टर्की एंड ब्रिटेन, और यहाँ पर बेसिकली एक कंट्री यूरोप की है और वो है ब्रिटेन। ये 5 कंट्रीज़ थी, ठीक है। ये था सेटो। यहाँ पर यूएसए ने ये साइन किया ताकि यहाँ पर इस रीजन में यूएसएसआर को घेरा जा सके, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। अब ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है। दूसरा था सेंटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी और अमेरिका था, ठीक है। और ये जो था इसमें पाकिस्तान भी था। बेसिकली शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे कंट्रीज इसमें शामिल हुए, और यहाँ पर भी यूएसए का यही उद्देश्य था, यहाँ पर से यूएसएसआर को काउंटर करना। नाउ आपको तो समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्या चल रही थी, देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे वो चिंतित थे। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किसको कहते हैं, जो अभी अभी आज़ाद हुए थे जो कंट्रीज़, या जो बहुत ही अमीर नहीं थे, ऐसे कंट्रीज़। ये लोग चिंतित थे कि देखिए हमको या तो इसमें अगर जाना भी पड़ा तो हमारी इकोनॉमी इतनी स्टेबल है नहीं कि हम लोग युद्ध के खर्चे को उठा सके या फिर हम लोग लड़ाई झगड़ा कर सके। हमें तो अभी प्रस्पर करना है। अगर हम लोगों को अभी प्रस्पर करना है तो हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना होगा। देखिए जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। तो ये लोग चिंतित थे। अब एक लाइन लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में कि they were worried that they would lose their freedom from the colonial countries as soon as they got their formal freedom। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका 2 मीनिंग हो सकता है प्रोबेबली। कि पहला कि उनका इकोनॉमी इतना स्टेबल है नहीं कि वो
युद्ध का खर्चा उठा सकें, और अगर वो किसी भी साइड गए तो राइवलरी होना निश्चित है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका जो इकोनॉमी है वो इस एक्सपेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उनको कर्ज लेना पड़ेगा, और हो सकता है सॉरी हो सकता है कि उनको फिर से कर्ज ले करके या फिर किसी भी तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ये अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा ले। दूसरा रीजन माइट भी ये हो सकता है कि जो पहले कॉलोनियल सुपर पावर्स थी जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये अपने पावर को इन्हांस करने के लिए, अपने रिसोर्स को बढ़ाने के लिए फिर से दृष्टि डालें और फिर से ट्राई करें कि इन लोगों को अपनी कॉलोनी बना ले। ऐसा प्रोबेबली हो सकता है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं कि इसने इन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी इनको चिंतित कर दिया। इसका उपाय क्या निकल करके आया? उपाय निकल करके आया नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। जो कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया, इन सारी कंट्रीज़ ने मिल करके क्या किया कि बोला कि हम एक नया फॉर्म या फिर एक नया ही मूवमेंट चालू करेंगे, और इसमें हम ना तो यूएसएसआर के साइड जाएंगे और ना ही यूएसए के साइड जाएंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना इसकी साइड लेंगे ना उसकी साइड लेंगे, ठीक है, और किसी भी तरह के अलायंस से वो दूर रहेंगे। हालांकि ये हो पाना काफ़ी मुश्किल रहा और बाद में लगभग सारी कंट्रीज़ को किसी न किसी तरफ हल्का सा झुकना ही पड़ा, इंडिया को भी झुकना पड़ा। खैर वो बात अलग है, पर ये एक इनिशिएटिव था जो कि राहत दिया टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। और फिर उसी समय 1950s में और 1969 में चाइना और यूएसएसआर के बीच में थोड़े टेंशन्स बढ़ने लगे। जाहिर सा बात है कम्युनिस्ट देश था तो क्या हुआ, हो सकता है कि इंटरेस्ट सबके अलग अलग होते हैं। और फिर 1969 में तो टेरिटरी के लिए डिस्प्यूट भी हुआ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आप मैप में देख सकते हैं। ये जो अफ्रीकन जितनी कंट्रीज़ हैं ये सारी, इंडिया और ये सारी कंट्रीज़, और ब्राज़ील, मेक्सिको, यहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ जो थी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती थी। नंबर में ये सबसे ज़्यादा थी और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा यहीं पे रहती थी दुनिया की। नाउ हम लोग तो सब कुछ पढ़ लिए, पर सुपर पावर्स को क्या बेनिफिट था फ्रॉम द स्मॉल कंट्रीज? तो देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स थे, 1-2 बेनिफिट नहीं था। सबसे पहला तो ये लोग जो खर्चा करते थे यानी मिलिट्री के लिए, इसमें जो कंट्रीज थी जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जो कि थोड़े प्रॉस्पेरस थे, ये पैसा डाल सकती थी, कह सकती थी कि हम लोग आपको पैसा देंगे, आप अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाइए। तो इससे थोड़ा अमेरिका के खर्चे को आराम मिलता था। दूसरा, अब मान लीजिए ये है अमेरिका और इसके नज़दीक ही क्यूबा नाम का एक देश मिल गया यूएसएसआर को। अब यहाँ से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पाइंग कर पाएगा टू द यूएसए, और इसीलिए जो स्मॉल कंट्रीज़ थी, इनको जो बिग कंट्रीज़ थी इनको लोकेशन मिलती थी छोटी कंट्रीज से, ताकि वो एक दूसरे पर स्पाई कर पाएँ और वेपन्स लॉन्च कर पाएँ, और जो भी ट्रूप्स हैं, सेना है, यहाँ पर उतार करके यहाँ भेज पाए अगर लड़ने का ज़रूरत पड़ा। तो ये इकोनॉमिक सपोर्ट तो मिलता ही था। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि देखिए अगर कोई कंट्री लॉयल रहती, मान लो फ्रांस बहुत ज़्यादा लॉयल है यूएसए के, इसका मतलब क्या है कि यूएसए की पॉलिसी फ्रांस को पसंद आ रही, और यूएसए की पॉलिसी पसंद आ रही है यानी कि उसकी जो विचारधारा है, कैपिटलिस्ट विचारधारा, लिबरल डेमोक्रेसी की विचारधारा, ये पसंद आ रही। तो जो कंट्री जितना लॉयल है और जितना ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है कि देखो मेरा आइडियोलॉजी ज़्यादा बड़ा है, मेरा आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक तरीके से इस चीज़ का भी इंडिकेटर था स्मॉल कंट्रीज़। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, दुनिया कैसे 2 ब्लॉक में बट गई ये भी आपको समझ में आया हो, और ये भी समझ में आया हो कि कैसे एक एक स्टेप करके ये लोगों ने अब एक दूसरे को काउंटर किया। सो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा एडेड थे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थे। आई होप यू गेन्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड you liked the video and enjoyed too. Thank you very much for your time. Thank you.